नमस्ते बिटिया, I'm JVN Dr. Suman Shekhawat, Department of Kaya Chikitsa, Faculty of Ayurvedic Sciences, Jyoti Vidyapeeth, Women's University, Jaipur. Today we will discuss about water electrolyte imbalance. किन कारणों की वजह, जैसे अभी अभी हमने देखा कि रक्त जो है इसके जो है इसकी बेसिक प्रॉपर्टी होती है, इसमें अम्लता नगण्य होती है। लेकिन जो रक्त होता है इसके अंदर दो मुख्य अम्ल होते हैं जो कि क्षार में चेंज कर दिए जाते हैं, जैसे CO2 और लैक्टिक एसिड, जिसमें CO2 रक्तगत सैंधव के साथ मिलकर के क्षार बनाता है, या फिर तक्राम्ल और क्षार जो है कैल्शियम लैक्टेट और जो एक CO2, इनकी आपस में जो है इस तरीके का केमिकल रिएक्शन और इंटरचेंज जो है वह ब्लड के अंदर चलता रहता है। अगर हम यहाँ पे देखें कि किन कारणों की वजह से जो होता है ना ब्लड के अंदर जो होता है रक्त के अंदर अम्लता बढ़ती है, तो उसका कारण होता है कि फैट मेटाबॉलिज्म अगर इम्प्रॉपर हो, तो जो स्नेह है अगर इनका अपूर्ण पाक होगा तो ऐसी अवस्था के अंदर रक्त में अम्लता देखने को मिलेगी। जैसे कि जो है जो एसिटो एसिडिक एसिड जो होता है इनका फॉर्मेशन ज़्यादा होता है। अगर जो है फ्री फैटी एसिड जो है अगर फैट मेटाबॉलिज्म इम्प्रॉपर हो तो कीटोन बॉडीज़ बनते हैं, एसिटो एसिटिक एसिड्स बनते हैं, जिसकी वजह से जो होता है रक्त के अंदर अम्लता बढ़ती है। तो ये किन कंडीशंस में होता है, एक तो अनशन की कंडीशन में या फिर इक्षुमेय में। अर्थात कि अगर जो भी व्यक्ति है वह कार्बोहाइड्रेट इनटेक नहीं कर रहा है किसी भी कारण की वजह से, तो ऐसी कंडीशन में बॉडी को एनर्जी सोर्स होता है फिर फैट, तो वो जो स्टोर्ड फैट है उसका मेटाबॉलिज्म शुरू होकर के बॉडी को एनर्जी देता है। तो वो अगर इम्प्रॉपर है तो ऐसी कंडीशन के अंदर जो है वो रक्तगत अम्लता बढ़ती है, या फिर जो है ग्लूको शरीर के अंदर अगर जो होता है अगर व्यक्ति विशेष जो है डायबिटिक है, ऐसी कंडीशन के अंदर क्या होगा, इंसुलिन का सिक्रीशन कम होगा। इंसुलिन का सिक्रीशन कम होगा तो ग्लाइकोजन जो है वह इंसुलिन का सिक्रीशन कम होगा। इंसुलिन का सिक्रीशन कम होगा तो जो कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं उनका मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाएगा, हमारे ग्लूकोज वगैरह जो है वे ग्लाइकोजन में कन्वर्ट नहीं होंगे, तो इसकी वजह से जो है वो स्टोर नहीं हो पाएगा। एक्स्ट्रा शुगर जो है वो बॉडी के अंदर रन करता रहता है, जिसकी वजह से वो जो है एक ये अवस्था देखने को मिलती है। एक जो होता है ना हाइपरग्लाइसीमिया वाली अवस्था देखने को मिलती है कि रक्तगत जो होता है शुगर कंटेंट का रेज हो जाना, रक्तगत जो है ग्लूकोज का बढ़ना। तो ऐसी अवस्था में जब जो होता है अगर ग्लूकोज का अपटेक नहीं होगा तो बॉडी को एनर्जी नहीं मिलेगी। तो हमारा ऐसी कंडीशन के अंदर सेल के फंक्शनिंग के लिए एनर्जी सोर्स चाहिए होता है, तो जो स्टोर्ड जो फैट होता है उसका एक मेटाबॉलिज्म होना शुरू हो जाता है। लेकिन जो है कार्बोहाइड्रेट्स का पाक पूर्ण न होने के कारण जो स्नेह जो होते हैं उनका भी पाक पूर्ण नहीं हो पाता, जिससे शरीर के अंदर फ्री फैटी एसिड्स कीटोन बॉडीज जो होते हैं वो डेवलप होते हैं, और ये क्या करते हैं रक्त की जो अम्लता होती है उसको बढ़ा देते हैं। और इसकी वजह से जो होता है ना कीटोसिन, ये जो एक प्रोसेस होती है, स्थिति उत्पन्न होती है, इसको कीटोसिस बोलते हैं। या फिर जैसे डायबिटीज़ में देखने को मिलता है डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, इसमें शिरः शूल वमन और श्वास कष्ट जो होते हैं ना इस तरह के लक्षण देखने को मिलते हैं। अगर हम देखें तो जैसे अगर जो है ऐसी कंडीशन में रक्तगत अगर अम्लता बढ़ रही है, पेशेंट डायबिटिक नहीं है, तो कार्बोहाइड्रेट का सेवन जो है वह कराना चाहिए, जिसकी वजह से जो फैट मेटाबॉलिज्म जो होता है वो स्टॉप करता है, कार्बोहाइड्रेट कंटेंट जो है उसको बढ़ाना चाहिए। इसी के अलावा अगर व्यक्ति जो है डायबिटिक है तो उसको इंसुलिन इंजेक्शन आदि का प्रयोग कराना चाहिए।
कुछ इस प्रकार के खाद्य पदार्थ होते हैं, जैसे कि कुछ खाद्य पदार्थ ऐसे होते हैं जो कि अम्ल उत्पादक होते हैं, कुछ खाद्य पदार्थ ऐसे होते हैं कि जो कि क्षार उत्पादक होते हैं। जैसे अम्ल उत्पादक खाद्य पदार्थ जो हैं इनमें फास्फोरस, गंधक, क्लोरीन। क्षार उत्पादक खाद्य पदार्थ जो होते हैं इनमें सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एवं लोह। कुछ इस प्रकार के खाद्य पदार्थ होते हैं कि जो कि अधिक मात्रा में अम्ल का उत्पाद करते हैं, जैसे चावल, जौ, गेहूँ, मक्का, दालें, मांस, अंडे, बादाम। तो अगर पेशेंट एसिडिटी का है या जिसको पहले से ये अम्ल जो है वो अधिक बन रहा है शरीर के अंदर, तो इस तरह के खान पान जो है उस पर नियंत्रण कराया जा सकता है। कुछ इस तरह की चीज़ें होती हैं कि जो क्षार उत्पादक पदार्थ होते हैं, जैसे अधिक क्षार उत्पादक पदार्थ जैसे संतरा, मौसम्बी, सेब, केला, हरी पत्तेदार सब्जियां, मूली, आलू बुखारा, किन्नू। तो इस तरह के खाद्य पदार्थ जो होते हैं, अगर किसी को बहुत ज़्यादा जो अम्ल की उत्पत्ति हो रही है तो खाद्य पदार्थ इस तरीके के दिए जा सकते हैं। तो शरीर जो होता है उसमें क्षारीय और अम्लत्व जो है उसका संतुलन बनाए रखने के लिए दोनों क्षारीय और अम्लीय पदार्थों का उचित मात्रा में सेवन करना चाहिए। अगर हम यहाँ पे देखें कि जल व इलेक्ट्रोलाइट का असंतुलन, तो जल व इलेक्ट्रोलाइट के असंतुलन का एक कारण है आइसोटोनिक NaCl सॉल्यूशन का प्रयोग, और इसका मुख्य लक्षण शरीर में जल की अल्पता है। अगर जल व इलेक्ट्रोलाइट के असंतुलन को हम देखें तो इसमें सोडियम का तो विघटन या ह्रास होना, और प्रारंभिक जल जो है उसका विघटन या ह्रास, पोटेशियम का विघटन या ह्रास, पोटेशियम की अधिकता, मैग्नीशियम का जो है एक की कमी, मैग्नीशियम की अधिकता और जल की विषमता, ये देखने को मिलता है। अगर हम सोडियम का जो है एक हाइपोनेट्रीमिया वाली कंडीशन होती है, सोडियम की शरीर के अंदर कमी जो है, इस कंडीशन में क्या देखने को मिलता है, अगर सोडियम का संतुलन उसके ग्रहण और उत्सर्ग, बाहर निकलना की मात्रा के ऊपर निर्भर करता है, यानी इनटेक और आउटपुट एक्सक्रीशन के ऊपर डिपेंड करेगा। लवण का जल के संतुलन से गहरा संबंध होता है। सोडियम का ह्रास होने से शरीर में जल की मात्रा भी घट जाती है। उष्ण वातावरण में श्वेत के अधिक निकलने से सोडियम का ह्रास अधिक होता है। इस स्थिति में यदि लवण रहित जल का सेवन कराया जाए तो यह स्थिति ऐसे ही बनी रहती है। जैसे ग्रहणी, वमन, नाड़ी व्रण आदि में भी सोडियम का ह्रास होता है। अगर हम परिणाम देखें, सोडियम का ह्रास जो है वह, यानी इसकी कमी जो होती है, एक्स्ट्रा सेलुलर वॉल्यूम जो होता है उसको कम कर देती है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड को कम कर देती है, जिससे कि जैसे मूत्र की अल्पता का होना एवं त्वचा के लचीलेपन में कमी होना, तृष्णा होना, जिह्वा का सूखना, यूरेमिया, नाड़ी की गति की तीव्रता, त्वचा का पीला एवं ठंडा होना। अगर हम चिकित्सा देखें तो लवण और जल का घोल पिलाएं, IV फ्लूइड देते हैं, जैसे आइसोटोनिक NaCl जो होता है 2 घंटे में 2 से 3 लीटर फ्लूइड जो है उसको चढ़ाना चाहिए। अगर हम असंतुलन दूर होने के लक्षण देखें तो रक्तचाप सामान्य होगा, नाड़ी गति सामान्य हो जाएगी, त्वचा का पीलापन सामान्य हो जाएगा, मूत्र त्याग सामान्य हो जाएगा, अन्य लक्षण शांत हो जाएंगे। प्रारंभिक जल का अगर हम देखें, विघटन या ह्रास देखें, तो किसी रोगवश जितना जल पीना चाहिए उतना न पीने से यह स्थिति उत्पन्न होती है, जैसे कि अन्न नलिका का संकोच, निगलने में कष्टता होना, वृद्धावस्था के कारण मूर्छा की अवस्था, ज्वर या फिर मधुमेह और वृक्षोत। जल की अल्पता से जो हाइपरटोनिक जो जल की अगर अल्पता होगी तो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो होता है उसका कंसंट्रेशन रेज हो जाती है। इसे कम करने के लिए इंट्रासेलुलर फ्लूइड जो है बाहर स्रावित होने लगता है। इस कारण जो कोशिका हैं इनके अंदर भी जल की कमी हो जाती है। अधिक जल अल्पता होने पर निम्न लक्षण उत्पन्न होते हैं, जैसे अंगों में वेदना व जकड़ाहट, निगलने में परेशानी, मानसिक अशांति, जिह्वा का सूखना, मूत्र अल्पता, रक्त में यूरिया का बढ़ना आदि। अगर हम चिकित्सा देखें तो लवण रहित जल जो है पर्याप्त मात्रा में पिलाएं, एवं ऐसी कंडीशन के अंदर जो होता है जैसे NaCl
जो लवण रहित जल जो है पर्याप्त मात्रा में पिलाएं। IV फ्लूइड 5% ग्लूकोज 24 घंटे में 2 से 4 लीटर की मात्रा में चढ़ाएं। पोटेशियम का जो है अगर बॉडी में जो है हाइपोकैलेमिया अगर देखने को मिले तो ऐसी कंडीशन के अंदर जो है महास्रोतस जो है 1/3 भाग या मूत्र से 2/3 भाग पोटेशियम शरीर से निकलता है। इसलिए मुख्यतः गृहिणी उदर रोग व वृक्क विकारों में पोटेशियम का ह्रास होता है। ऐसी कंडीशन में मांसपेशियों में दुर्बलता होती है, उदर में तनाव होता है, आद्यमान होता है, मानसिक क्षोभ होता है, तृष्णा की अधिकता होती है, बहुमूत्रता होती है यानी वृक्कों की धारण शक्ति कम हो जाती है एवं मूत्र की संभावना जो है मृत्यु की संभावना रहती है। सामान्य रूप से प्रतिदिन 2-3 ग्राम पोटेशियम देना चाहिए। मुख से 600 mg जो है पोटेशियम क्लोराइड की स्लो रिलीज जो है गोलियां। पोटेशियम क्लोराइड उदर में दाह उत्पन्न करती है, इसलिए एंट्रिक कोटेड व सस्टेन रिलीज्ड जो है टेबलेट्स का प्रयोग किया जाता है। IV पोटेशियम क्लोराइड अगर हम देखें तो यदि रोगी मुख से लेने में असमर्थ हो तो ही इसका प्रयोग करना चाहिए। इसे चढ़ाने से पहले व बाद में रक्त में पोटेशियम की मात्रा की जांच अनिवार्य होती है। पोटेशियम की अधिकता व विषमता देखें तो मूत्र मार्ग में 2/3 भाग पोटेशियम निकलता है। ये सभी अवस्थाएं जिसमें मूत्र अल्पता या मूत्राघात होता है पोटेशियम की अधिकता के लिए उत्तरदायी होती हैं। मुख्य रोग अगर देखें तो क्रॉनिक रीनल फेलियर, इसके अलावा जो है अधिक रक्तस्राव होने पर और एडिसन्स डिजीज, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। ऐसी कंडीशन में इरेगुलर पल्स, हार्ट ब्लॉक, मांसपेशियों में दुर्बलता, मृदु पक्षाघात ये देखने को मिलता है। सर्वप्रथम जो है मूत्राघात का उपचार करना चाहिए ऐसी अवस्था के अंदर। ऐसे आहार का त्याग करें जिसमें पोटेशियम होता है। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में पोटेशियम से जो है पोटेशियम को कोशिकाओं में लाने के लिए 50 ml 50% ग्लूकोज प्लस 5 यूनिट इंसुलिन IV देना चाहिए। 1.26% सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 IV। इसके अलावा 10 ml 10% कैल्शियम ग्लूकोनेट सॉल्यूशन IV स्लोली। ECG चेंजेस को ठीक करने के लिए रेस्पिरेटरी एसिडोसिस को ठीक करें। यदि इन उपायों से लाभ ना हो तो पेरिटोनियल डायलिसिस करें। मैग्नीशियम का अगर हम ह्रास देखें तो कारण होता है जीर्ण अतिसार, वमन, मूत्रल औषधियों का अधिक प्रयोग, लंबे समय तक मद्यपान। अगर हम इसमें लक्षण देखें तो मांसपेशियों में कंपन, मानसिक अवसाद, घबराहट, आक्षेप, एपिलेप्टिक फिट्स और जो है भ्रम, यह लक्षण इसमें देखने को मिलते हैं। अगर उपचार अगर हम यहाँ पे देखें तो 30 मिलीमोल MgCl2 इन अ लीटर ऑफ आइसोटोनिक ग्लूकोज इन 12 to 24 आवर्स ऐसा प्रतिदिन करें जब तक प्लाज्मा में मैग्नीशियम का सामान्य स्तर पर न आ जाए। मैग्नीशियम की अधिकता यह अवस्था जीर्ण वृक्क विकारों में पाई जाती है। यूरेमिया में व केंद्रीय नाड़ी मंडल पर इसका प्रभाव पड़ता है। प्राइमरी डिसऑर्डर्स की भांति इसका उपचार करें। वाटर इंटॉक्सिकेशन देखें तो एक स्वस्थ व्यक्ति 20 लीटर जल एक दिन में बिना किसी परेशानी के पी सकता है और उसे प्रबल मलोत्सर्ग द्वारा निकाल सकता है यदि इलेक्ट्रोलाइट के बिना जल का सेवन किया जाए तो। जल का मूत्र के रूप में निकलना मुख्य रूप से वृक्क की दूरस्थ जो नलिकाएं होती हैं, डिस्टल ट्यूब्यूल्स ऑफ किडनी या फिर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन पर निर्भर करता है। ऐसे कुछ रोग हैं जिनमें वृक्क जल पीने के अनुपात में मूत्र कम बनाती है।
जैसे कि अक्यूट रीनल फेलियर, क्रॉनिक रीनल फेलियर, लीवर फेलियर, कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर और फूसेमाइड। इसके मुख्य लक्षण मस्तिष्क विकृति जन्य जैसे ड्यू टू सेरेब्रल एडीमा होते हैं, जैसे शिरः शूल, भ्रम, जी मिचलाना, वमन, भूखने लगना, बेचैनी, आक्षेप, मूर्छा, मृत्यु। गंभीर अवस्था में चिकित्सा करें तो जल पीना निषेध है। ऐसी अवस्था में मुख्य कारण के अनुसार चिकित्सा करें। 100 ml 5% NaCl सोल्यूशन IV लाभ न मिलने पर के कुछ घंटे बाद में फिर पुनः सोल्यूशन दें। इस प्रकार से यह कंडीशन जो होती है इसको मैनेज किया जाता है। Thank you. I hope you all are satisfied with this session. If you feel any kind of problem with this session, please mention it in comment box. I will resolve it soon. Thank you.